दोस्तों आप सभी के अपने YouTube चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में बिहार की सारे एग्जाम को देखते हुए बिहार स्पेशल से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों ये 3 पार्ट में जो है वीडियो आने वाला है। फर्स्ट पार्ट जो है आज हम करवाने वाले हैं, आप लोग वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए करा बिहार का सामान्य परिचय देख लीजिए। बिहार का सामान्य परिचय करा बिहार का नामाकरण। बिहार का नामाकरण जो है 12वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 12वीं सदी में बिहार का नामाकरण हुआ था। 12वीं सदी में कब हुआ था? 12वीं सदी में जो है देखिए बिहार का सामान्य परिचय पहले हम लोग आप लोग को बताते हैं। देखिए बिहार का समान परिचय देखते हैं पहले कि इसका बिहार का परिचय समझ लेते हैं हम लोग। कहता है नामाकरण। नामाकरण जो है बिहार का 12वीं सदी में यहाँ बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण बिहार का नामाकरण हुआ था। बिहार की भौगोलिक स्थिति जो है दोस्तों उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। अगर पूछा जाएगा बिहार जो है भारत में जो है किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पूर्व भारत में। बिहार की उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? बिहार जो है उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर हो जाएगा। पूछा जाएगा पूर्व और पश्चिम में कुल लंबाई कितनी है बिहार की? तो 483 किलोमीटर। कितनी है? 483 किलोमीटर है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए। बिहार का अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी तक है दोस्तों। देशांतरी विस्तार देख लीजिए। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के दोस्तों पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी तक स्थित है। आगे देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल देखिए। बिहार का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल देख लीजिए। भारत का कुल क्षेत्रफल भी पूछा जाता है तो 2.86% है। कितना है? 2.86%। भारत का 12वां बड़ा राज्य है। भारत का 12वां बड़ा राज्य दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाएगा कि भारत का कैमा बड़ा राज्य है दोस्तों, तो बिहार जो हो जाएगा 12वें क्रम का हो जाएगा। कुल जनसंख्या देख लीजिए बिहार का हो जाएगा 10,40,99,452 हो जाएगा। 10,40,99,452 हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार देख लीजिए। भारत की कुल जनसंख्या का देख लीजिए दोस्तों तो 8.60% है। कितना है? भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। आगे देखिए भारत का तीसरा बड़ा राज्य है बिहार। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है बिहार जनसंख्या के अनुसार। अगर पूछा जाएगा कि जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा दोस्तों। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट। अगर फीट में पूछा जाएगा तो 173 फीट है दोस्तों। मीटर में 53 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? 53 मीटर हो जाएगा। बिहार की औसत वर्षा कितनी होती है? बिहार में जो है औसत वर्षा कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 112 सेंटीमीटर होती है। आगे देखिए क्वेश्चन है पृथक बिहार बनाने की घोषणा। पृथक बिहार बनाने की घोषणा किया गया था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया था। कब? 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में किया गया था। दिल्ली दरबार में उस समय वायसराय था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की घोषणा किया गया था 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को। इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर बिहार पूछा जाएगा कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। देखिए बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1912 को। बिहार से उड़ीसा पृथक होकर अलग राज्य कब बना था? बिहार और उड़ीसा दोस्तों पहले एक ही राज्य में था, बिहार उड़ीसा और झारखंड। देखिए बिहार से उड़ीसा पृथक होकर अलग राज्य कब बना था? तो दोस्तों बना था 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया था। अगला देखिए क्वेश्चन है बिहार झारखंड पृथक होकर अलग राज्य कब बना? यानी बिहार से झारखंड जो है कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हो जाएगा दोस्तों? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड अलग हो गया था।
अब 15 नवंबर को दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जन्म विश्व गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है झारखंड दिवस। अगला देखिए, कह रहा है कि बिहार झारखंड से पृथक होकर अलग राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। कितना प्रतिशत भूमि लेकर के बना था दोस्तों? तो 46% भूभाग के साथ झारखंड जो है बना था। 28वां राज्य बना था दोस्तों झारखंड। 46% भूभाग के साथ जो है 28वां राज्य बन गया था, झारखंड बना था बिहार से अलग होकर के। अगला क्वेश्चन देखिए, इसलिए झारखंड दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। इसलिए उत्कल दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, जिसको हम लोग मूर्ख दिवस भी कहते हैं। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि बिहार से झारखंड जो उसी दिन अलग हुआ था। कुल प्रमंडल जो है दोस्तों बिहार में कितना है? तो 9 है। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। और कुल जिला पूछा जाएगा तो 38 जिला है, और सबसे न्यू जिला 38वां जिला जो अरवल जिला है। अनुमंडल है दोस्तों बिहार में कितना? तो 101 अनुमंडल है। कितने हैं? 101 अनुमंडल। और कुल प्रखंड है दोस्तों यानी अंचल, प्रखंड यानी अंचल 534 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 534। और कुल पुलिस जिला अगर पूछा जाएगा तो 40 है। कितना? 40। 38वां जिला की अतिरिक्त दोस्तों रखा गया है बगहा एवं नवगछिया को रखा गया है पुलिस जिला के रूप में। किसे? कुल 38 जिला है दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखिएगा, मगर 2 जिलों को अतिरिक्त रखा गया। किसे? बगहा और नवगछिया को। इसलिए कुल पुलिस जिलों की संख्या जो है 40 है। आगे देखिए क्वेश्चन, कुल पंचायत जो कितनी है? 8067 है। कितनी? 8067। कुल नगर निगम की संख्या जो है बिहार में कितनी है? तो 19 है। 19वां नगर निगम पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो सहरसा हो जाएगा। अब कुल नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो 88 है। कितनी? 88। अब कुल नगर पंचायत पूछा जाएगा तो 154 हो जाएगा। देखिए बिहार का विधानमंडल जो है दोस्तों किस तरह की संरचना है? तो द्विसदनीय हो जाएगा। कैसी? द्विसदनीय। नोट में देख लीजिए दिया गया है। कुल 6 राज्य है दोस्तों जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। कुल 6 राज्य जहां द्विसदनीय विधानमंडल। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने राज्य जहां द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कुल 6 राज्यों में। आगे देखिए, बिहार में विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 हो जाएगा। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 हो जाएगा दोस्तों। कितनी? बिहार विधानसभा परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी दोस्तों बिहार में? तो 40 है। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 हो जाएगा। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितनी है दोस्तों? यानी आरक्षित हो जाएगा 40 सीट हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए कितनी सीट जो है आरक्षित है? तो 2 हो जाएगा। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित है दोस्तों? तो 38 हो जाएगा। लोकसभा में एससी हेतु आरक्षित सीटों कितनी है दोस्तों? तो 6 हो जाएगा। कितनी? 6 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, करा गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। करा गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो 12 जिलों से। कितने जिलों से? 12 जिलों से होकर के गुजरती है। पटना से कितना जिला जो है सीमा साझा करती है? पटना से कितना जिला जो है सीमा साझा करती है गंगा से? तो 9 जिला हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 9 जिला। कितना हो जाएगा? पटना से कितना जिला सीमा साझा करती है दोस्तों? तो बिहार के कितने जिला जो सीमा साझा करती है? तो 9 जिला हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, प्रमंडल एवं से संबंधित जिला देख लिए। प्रमंडल से संबंधित जिला एवं मुख्यालय दोस्तों सारण है दोस्तों। सारण 3 यानी 3 हो जाएगा। छपरा हो जाएगा। तिरहुत हो जाएगा दोस्तों 6। मुजफ्फरपुर में दरभंगा 3 दरभंगा हो जाएगा। और कोसी हो जाएगा दोस्तों 3 सहरसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहरसा। पूर्णिया देख लीजिए, पूर्णिया 4 पूर्णिया दोस्तों पटना 6 से देखिए पटना में है। मगध 5 यानी गया में। मुंगेर 6 यानी मुंगेर। भागलपुर 2 दोस्तों भागलपुर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए कह रहा है बिहार का राजकीय चिन्ह देख लीजिए। बिहार का राजकीय चिन्ह, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल है दोस्तों। क्या है? पीपल। अगर बिहार का राजकीय पुष्प पूछा जाएगा तो गेंदा हो जाएगा। इसे कब अपनाया गया था दोस्तों बिहार में? तो 2013 में घोषित किया गया था। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा को 2013 में घोषित किया गया था। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। इसी भी 2013 में ही घोषित किया गया था दोस्तों। इससे पहले 2013 से पहले जो था बिहार का राजकीय पशु जो था रीछ था। क्या था दोस्तों? रीछ हो जाएगा। आगे देखिए बिहार का राजकीय पक्षी क्या है?
बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों गौरैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरैया। 2013 में इसे जो है घोषित किया गया था। अगर 2013 से पहले पूछा जाएगा कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन था, तो फाख्ता हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? फाख्ता हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय मछली क्या है? बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मांगुर। 2008 में जो है बिहार की राजकीय मछली घोषित किया गया था, किसे? मांगुर को। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है? बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी। अब बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा पूछा जाएगा तो उर्दू हो जाएगा। क्या? उर्दू। बिहार का राजकीय गीत क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो देखिए बिहार का राजकीय गीत है, मेरे भारत की कंठार, मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार हो जाएगा दोस्तों। इसके गीतकार कौन थे? इसके जो थे गीतकार कौन थे? तो सत्यनारायण थे। कौन थे? सत्यनारायण। संगीतकार थे दोस्तों तो हरिप्रसाद चौरसिया थे। कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया। एक बांसुरी वादक भी दोस्तों। मान्यता दी गई दोस्तों वर्ष 2012 में जो है बिहार के राजकीय गीत के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला देखिए, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है दोस्तों? बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? तो बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है तो स्कूल में गाया जाता है दोस्तों। देखिए, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। क्या है दोस्तों? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, करा कि बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। राज्य की सीमा देख लीजिए नहीं दोस्तों, चौहदी। बिहार राज्य की चौहदी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए कि उत्तर में कौन सा देश है दोस्तों? बिहार का उत्तर में कौन सा है? तो बिहार के उत्तर में नेपाल है दोस्तों। बिहार के उत्तर में कौन सा है? तो नेपाल है। 7 जिला जो है बिहार का सीमा साझा करता है दोस्तों। कुल 608 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 608 किलोमीटर। दक्षिण में कौन है दोस्तों? बिहार के दक्षिण में कौन है? तो झारखंड है। कितने जिला साझा करता है बिहार का? तो 8 जिला करता है। कितने जिला? 8 जिला। पूर्व में अगर पूछा जाएगा कि बिहार में पूर्व में कौन सा राज्य है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। 3 जिला सीमा साझा करता है दोस्तों। आगे देखिए, पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? पश्चिम में कौन सा जिला है? तो पश्चिम में है दोस्तों, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। बिहार की पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। कुल 8 जिला जो है सीमा साझा करता है। आगे देखिए क्वेश्चन करा दोस्तों। देखिए ए हो गया था दोस्तों। कर ए वाला भाग एएपी पर वीडियो में मैप से काफ़ी डिटेल्स में बताया गया दोस्तों, समझाया। ये मैप के द्वारा हम भी बताएंगे दोस्तों। इसमें एक मैप वाला जो वीडियो हम बिहार के लाएंगे, जिसमें बिहार के नदी चौहदी सारी चीज़ हम जो मैप में बताएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार विशेष विविध देख लीजिए। बिहार विशेष से विविध से जो है क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से। करा है कि ब्रिटिश शासन में बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश शासन में बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस था। कौन था दोस्तों? मोहम्मद यूनुस था। 1937 में था। कब दोस्तों? 1937 में मोहम्मद यूनुस था। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? मोहम्मद यूनुस रहे थे। नोट में देखिए, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था दोस्तों। 1937 में जो है मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। देखिए, स्वतंत्र बिहार यानी आजादी के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। कह बिहार की प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? बिहार की प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? तो भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री था। आगे देखिए क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? बिहार की प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? तो अब्दुल गफूर खान था। कौन था? अब्दुल गफूर खान था दोस्तों। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहा था। कौन? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। देखिए करा बिहार की प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? बिहार की प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है किसे चुना गया था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा को। दूसरी प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री कौन रहे? बिहार का सबसे यानी कम समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो सतीश प्रसाद सिन्हा रहा था। कौन? सतीश प्रसाद सिन्हा। आगे देखिए है
बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों श्रीमती राबड़ी देवी। कौन बनी थी? श्रीमती राबड़ी देवी, जो लालू यादव की पत्नी रही है। देखिए बिहार की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? 2024 यानी अभी 25 भी चल रहा है दोस्तों, यानी 26 स्टार्ट हो गया है, तो अभी 26 में भी जो है नीतीश कुमार ही शपथ ली हैं। बिहार की वर्तमान में जो मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो 2025 में यानी 26 में जो है दोस्तों शपथ लिए हैं 2025 लास्ट दिसंबर मंथ में, तो कौन हो जाएंगे? तो श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए दोस्तों। बिहार में अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाए कौन दोस्तों? श्री नीतीश कुमार 10वीं बार जो है बिहार में शपथ लिए मुख्यमंत्री पद का। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबे समय तक, बिहार का सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो श्री नीतीश कुमार रहा। कौन? श्री नीतीश कुमार। आगे देखिए पहली बार जो है दोस्तों क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार से रिलेटेड है कि पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 2000 ईस्वी में बने थे दोस्तों। कब? 2000 ईस्वी में बने थे, मात्र 7 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए बने थे? मात्र 7 दिनों के लिए पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 2000 में बने थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ जो है 2024 तक यानी दोस्तों 9वीं बार ले चुका है दोस्तों। 2025 में पूछा जाएगा तो 10वीं बार हो गया है। अभी वर्तमान में दूसरी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा बिहार का? ये पूछा जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। ये 17 वर्ष 52 दिन तक रहा था। कितने वर्ष? 17 वर्ष 52 दिन तक रहा था। आगे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करा ब्रिटिश शासन में बिहार की, ब्रिटिश शासन में यानी अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश शासन में बिहार की प्रथम राज्यपाल कौन थे? ब्रिटिश शासन में बिहार की प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स शिफ्टन थे। कौन थे? सर जेम्स शिफ्टन 1935 में। कौन थे दोस्तों? 1935 में। अब ब्रिटिश शासन में प्रथम मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था? तो 1937 में कौन था दोस्तों? मोहम्मद यूनिस था। हम बता चुके हैं ऊपर में। आगे देखिए स्वतंत्र बिहार की प्रथम राज्यपाल कौन थे? यानी आजादी के बाद स्वतंत्र बिहार की प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। कौन हो जाएगा दोस्तों? जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन जो है कितना बार लग चुका है? बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन जो है कितना बार लग चुका है दोस्तों? तो 8 बार लग चुका है। कितनी बार हो जाएगा? 8 बार। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 में लगा था। कब लगा था? 1968 में। उस समय दोस्तों बिहार में राज्यपाल कौन थे? 1968 में जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। अगर पूछा जाएगा कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे तो हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा, जो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री रहे हैं। 8वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था दोस्तों? यानी अंतिम बार 8वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 2005 में लगा था। कब? 2005 में। अगर पहली बार पूछा जाएगा 1968 में, तो अंतिम बार पूछा जाएगा तो कब लगा था 8वीं बार में? तो 2005 में लगा था। तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे दोस्तों? 8वीं बार जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2005 में, तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बुट्टा सिंह थे। कौन थे दोस्तों? बुट्टा सिंह। याद रखिएगा आप लोग, कौन? बुट्टा सिंह थे। अगर पूछा जाएगा क्योंकि उस समय जो है 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी थी। कौन थी दोस्तों? राबड़ी देवी, जो लालू यादव की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ दोस्तों? पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है कब हुआ? तो 3 फरवरी 1916 को। पिछली बार सही एग्जाम में बिहार में जो पूछा गया था दोस्तों। कर पटना उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुआ था। और देखिए क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बेहतर ढंग से दोस्तों हम पीडीएफ में लेकर के आए हैं। देखिए पटना उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो था दोस्तों देखिए सर एडवर्ड मेनार्ड। कौन था दोस्तों? सर एडवर्ड मेनार्ड। डेंस जेम्स कैरियर का। कौन था? सर एडवर्ड मेनार्ड। डेंस जेम्स कैरियर था।
पटना उच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था दोस्तों? पटना उच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो देख लीजिए कौन हो जाएगा, सर सैयद फजल अली था। कौन था? सर सैयद फजल अली हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम बिहारी न्यायाधीश कौन बना था दोस्तों? यानी सुप्रीम कोर्ट का, भारत की सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय यानी प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन बना था दोस्तों? तो बिहार से भी बने हैं, देखिए भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा। कौन बने थे? भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा बना था। आगे क्वेश्चन है देखिए, बिहार विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो राम दयालु सिंह बने थे। कौन? राम दयालु सिंह। क्वेश्चन है देखिए कि बिहार विधान परिषद की प्रथम सभापति कौन थे? बिहार विधान परिषद की प्रथम सभापति कौन नियुक्त हुए थे? तो राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। प्रथम बिहारी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, प्रथम बिहारी कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हिंदी के राइटर है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे। पुस्तक था दोस्तों उर्वशी के लिए दिया गया था। किसके लिए? उर्वशी पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जिनके लिए जो है प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को, जो बिहारी थे दोस्तों। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था दोस्तों जी शंकर कुरूप को दिया गया था। उन्हीं दोस्तों दिया गया था। देखिए इसे दिया गया था उर्वशी के लिए 1972 में दिया गया था। आगे क्वेश्चन है देखिए, करा कि प्रथम बिहारी जिसे अशोक चक्र विजेता, प्रथम बिहारी जिसे अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो रणधीर वर्मा को। किसे हो जाएगा? रणधीर वर्मा को हो जाएगा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम था? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम था? तो बिहार बंधु था दोस्तों। क्या? बिहार बंधु, जो 1874 में प्रकाशित हुआ था। ये साप्ताहिक था दोस्तों। कैसी पत्रिका था? साप्ताहिक था। इसके संपादक थे केशव राम भट्ट थे। कौन थे? केशव राम भट्ट थे। अगला देखिए क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो हो जाएगा सर्वहितैषी। क्या हो जाएगा? सर्वहितैषी। इसका प्रकाशन जो 1890 में किया गया था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम है? बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम है? तो दी बिहार हेराल्ड हो जाएगा। दी बिहार हेराल्ड, जो 1875 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। इसका संपादक थी गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। आगे देखिए, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम है? बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम है? तो 10 सर्च लाइट हो जाएगा 1918 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 10 सर्च लाइट 1918 में किया गया था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र का क्या नाम है? बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र का क्या नाम है? तो नूर अल अनवर। क्या था दोस्तों? नूर अल अनवर हो जाएगा। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर हो जाएगा, जिसे 1876 में प्रकाशित किया गया था। हिंदुस्तान रिव्यू के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक कौन थे? तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा दोस्तों। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? तो महाराज कामेश्वर सिंह ने किया था, पटना से। कहां से किया था? पटना से किया था। बिहार में प्रथम हिंदी छापखाना जो है दोस्तों कहाँ? बिहार में प्रथम हिंदी छापखाना का क्या नाम था? तो बिहार बंधु प्रेस। क्या नाम था? बिहार बंधु प्रेस हो जाएगा। खरा बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन था दोस्तों? बिहार में प्रथम नगर पालिका जो बना था कौन था दोस्तों? तो आरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरा हो जाएगा। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? तो रॉल्फ फिच हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? रॉल्फ फिच, जो 1587 ईस्वी में भारत आया था दोस्तों। तो किस शासक के? तो अकबर के समय में आया था। किसके समय में? अकबर के समय में जो है रॉल्फ फिच जो है 1587 ईस्वी में बिहार जो है प्रथम बार आया था। बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी दोस्तों। उत्तराखंड की गंगोत्री से निकलती, गंगोत्री हिमानी से। आगे कह रहा है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा की सबसे सहायक नदी दोस्तों, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो जमुना हो जाएगा। 445 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? बिहार में सबसे लंबी नदी है जो इसको गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। ये लंबी सबसे सहायक नदी है दोस्तों बिहार में। इसका हो जाएगा कोसी नदी। बिहार में सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाएगा गंगा की कौन है? तो कोसी नदी हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और पूरे भारत में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो जमुना नदी हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहार की राजधानी पटना। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या क्या नाम है? बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का क्या नाम है दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा दोस्तों पटना में। कहाँ है? पटना में। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन का क्या नाम है? बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है दोस्तों? तो पटना जंक्शन हो जाएगा। अब भारत का सबसे लंबा पूछा जाएगा दोस्तों, सीधी सीधा उधर जो हो जाएगा हुबली कर्नाटक में अभी। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों सोनपुर में। कहाँ है? सोनपुर में है दोस्तों। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला जो है कहाँ लगता है? बिहार में जो है सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है दोस्तों, जिसे हम लोग हरिहर मेला के नाम से भी जानते हैं। कौन से मेला के नाम से? हरिहर मेला के नाम से भी हम लोग जानते हैं सोनपुर मेला को। अगला देखिए हम, बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा, पटना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसकी कुल लंबाई है दोस्तों देखिए 5.75 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग 6 किलोमीटर के बीच में देखिए 5.75 किलोमीटर। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना का क्या नाम है? बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन था? तो बरौनी रिफाइनरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना का क्या नाम है? बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना का क्या नाम है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना था, जिसकी शुरुआत जो 1874 में किया गया था। बिहार का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो गंडक परियोजना हो जाएगा, जिसका स्थापना 1961 में किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम तारामंडल का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बिहार का प्रथम तारामंडल का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कहाँ है दोस्तों? पटना में है। बिहार का प्रथम तारामंडल का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल, जो पटना में है। बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ है दोस्तों? अगर पूछा जाएगा कि बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ है, तो दरभंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरभंगा। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय। कब है? पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुआ था 1917 में। पूछा जाएगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1917 में हुआ था। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय था नालंदा खुला विश्वविद्यालय, दोस्तों नालंदा जिला में है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मगध विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो बोधगया में है। बिहार का प्रथम कॉलेज का क्या नाम है दोस्तों? बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना कॉलेज, जिसकी स्थापना हुआ था 9 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज हो जाएगा दोस्तों। पीएमसीएच हो जाएगा दोस्तों, पटना मेडिकल कॉलेज। स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है दोस्तों? तो गया जिला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया जिला हो जाएगा। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो गया जिला हो जाएगा। कौन? बिहार का सबसे गर्म जिला भी गया जिला, बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गर्म जिला है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज हो जाएगा। कौन सा? किशनगंज हो जाएगा। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बिहार में सबसे कम वर्षा जो है किस जिला में होता है? तो औरंगाबाद में हो जाएगा। कहाँ? औरंगाबाद में। और सबसे अधिक पूछा जाएगा तो किशनगंज में हो जाएगा दोस्तों। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल में शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? बिहार में जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। कौन? जनसंख्या में पूछा जाएगा तो पटना हो जाएगा। क्षेत्रफल में पूछा जाएगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा।
और जनसंख्या में सबसे छोटा पूछा जाएगा दोस्तों तो शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार में जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। बिहार में सबसे छोटा जिला पूछा जाएगा दोस्तों तो शिवहर हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसे यहाँ से जो क्वेश्चन जो अक्सर निकलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो शिवहर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा जाएगा तो कैमूर हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? कैमूर। नोट में देख लीजिए दोस्तों, कुछ है करा कि नोट में देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? भारत का पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? तो द बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? द बंगाल गजट हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1780 ईस्वी में किया गया था। संपादक था दोस्तों इसका जेम्स ये ही की था, जिसकी स्थापना कोलकाता में किया गया था। साप्ताहिक था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम था? तो हो जाएगा दोस्तों उदंत मार्तंड हो जाएगा। उदंत मार्तंड, जिसकी स्थापना 1826 ईस्वी में किया गया था। संपादक था इसका पंडित जुगल किशोर प्रसाद। कौन था? पंडित जुगल किशोर प्रसाद हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है लोक नृत्य। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य और लोक नाटक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिहार की एग्जाम में। कर देखिए दोस्तों जट जटिन। क्या है दोस्तों? जट जटिन है। डोमकच है दोस्तों। क्या है? डोमकच है। डोमकच है। झिझिया नृत्य है दोस्तों और लौंडा नृत्य है। कौन कौन सा है? जट जटिन जो है बिहार का नृत्य है दोस्तों। जट जटिन जो है नाट्य है दोस्तों। डोमकच जो है हास्य परिहास नृत्य है। झिझिया नृत्य है दोस्तों और लौंडा नृत्य है दोस्तों। और देखिए इस नाट्य द्वारा दोस्तों जट जटिन का वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन करा जाता है दोस्तों। जट जटिन में जो है क्या प्रदर्शन किया जाता है? तो जट जटिन में जो है वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। विदेशिया जो नृत्य है दोस्तों किसके लिए जाना जाता है? तो ये पुरुषों द्वारा महिलाओं को साधारण प्रस्तुत का नाट्य नृत्य है दोस्तों। पुरुषों द्वारा महिला का साधारण प्रस्तुत नृत्य है दोस्तों। करा सामा चकेवा त्योहार है दोस्तों, पूछा गया था एग्जाम में दोस्तों, बिहार के एग्जाम में। सामा चकेवा, सामा चकेवा त्योहार कब मनाया जाता है? तो कार्तिक माह में मनाया जाता है। कब? कार्तिक माह में। या भाई बहन का से संबंधित नाट्य नृत्य है दोस्तों। भाई बहन से संबंधित नृत्य है दोस्तों सामा चकेवा त्योहार है जो बिहार में मनाया जाता है। करिया घूमर, करिया घूमर नृत्य जो है किससे संबंधित है? तो मिथिला क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों, बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है करिया घूमर। लौंडा नृत्य देख लीजिए दोस्तों, लौंडा नृत्य, लौंडा नृत्य के जनक है दोस्तों रामचंद्र माझी। लौंडा नृत्य का जनक पूछा जाएगा तो कौन है? तो रामचंद्र माझी है दोस्तों, जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जोगीड़ा नृत्य दोस्तों बिहार में प्रसिद्ध है, जो होली के अवसर पर जो है गाया जाता है। जोगीड़ा नृत्य जो है किया जाता है। आगे देखिए कर जनक है दोस्तों, इसका जनक दोस्तों देख लीजिए किसका जनक है? विदेशिया नृत्य का जनक कौन है? तो विदेशिया नृत्य का जनक पूछा जाएगा तो हो जाएगा भिखारी ठाकुर हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? भिखारी ठाकुर हो जाएगा। भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों। भोजपुरी की शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है? तो भिखारी ठाकुर को जाना जाता है। बिहार का प्रमुख मेला देख लीजिए, कहता है हरिहर क्षेत्र का मेला, जिसे हम लोग सोनपुर मेला के नाम से भी जानते हैं। हरिहर क्षेत्र का मेला यानी सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। यहाँ पे सारे पशु जो है आपको देखने को मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला है जो सोनपुर मेला है, जो बिहार में लगता है, इस सारण जिला में। गंडक नदी के किनारे जो है दोस्तों मेला लगाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में या कार्तिक पूर्णिमा के दिन में सोनपुर में गंगा के स्थान के रूप में लगता है, गंगा के स्थान के रूप में लगता है। इसी दिन से सोनपुर मेला एक माह के लिए प्रारंभ होता है। सोनपुर मेला जो दोस्तों एक महीने के लिए जो है पूरा लगाया जाता है। मलमास मेला के बारे में जानिए। मलमास मेला जो है राजगीर में लगता है। कहाँ लगता है? राजगीर में। मंदार मेला कहाँ लगता है? मंदार मेला जो है बिहार में कहाँ लगता है? तो बांका जिले में लगता है। बांका जिले की मंदार पहाड़ी पर मकर संक्रांति के दिन लगता है। मकर संक्रांति के दिन में। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? पितृपक्ष मेला जो है बिहार में कौन से जिले में लगते हैं? तो ये गया जिले में लगता है। गया जिले में प्रत्येक वर्ष सितंबर से अक्टूबर महीने में इसका आयोजन जो है फल्गु नदी के तट पर किया जाता है। यहाँ पर है दोस्तों जो पिंडदान किया जाता है। सौराठ का मेला कहाँ लगता है? बिहार में सौराठ का मेला जो है कहाँ लगता है? तो ये मिथिलांचल में लगता है। मिथिलांचल मधुबनी में। इसमें जो है पिता अपनी पुत्री के लिए योग वर को चुनते हैं। कहाँ चुनता है दोस्तों? सौराष्ट्र मेला में जो है मिथिलांचल यानी मधुबनी में। इसमें जो है पिता अपनी पुत्री के लिए योगी वर को चुनते हैं, यानी योगी वर को। जानकी मेला कहाँ लगता है? तो जानकी मेला जो है सीतामढ़ी में लगता है। कहाँ? सीतामढ़ी में। सीता माता की जन्म स्थली है दोस्तों सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में लगता है, जानकी जन्म स्थली है। यहाँ पे चैत माह में लगता है। कौन सा महीने में? चैत माह में लगता है। यहाँ जानकी मेला का आयोजन किया जाता है चैत माह में। अगला देखिए
वैशाली का मेला देख लीजिए, वैशाली का मेला, वैशाली का मेला ये महावीर का जन्म स्थल है दोस्तों। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ था? ये जो है चैत्र महीने में लगता है। कौन सा महीने में? चैत्र महीने। सबौरा मेला देख लीजिए, बिहार में जो सबौरा मेला जो कहाँ लगता है? तो भागलपुर में लगता है। कहाँ? भागलपुर में। सहोदरा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? सहोदरा मेला या थारू मेला तो ये लगता है नरकटियागंज में लगता है। नरकटियागंज जो है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। सिमरिया मेला कहाँ लगता है दोस्तों? सिमरिया मेला, सिमरिया मेला जो लगता है बरौनी में। कहाँ लगता है? बरौनी में। नंदनगढ़ का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो बिहार के पूर्णिया जिला में लगता है दोस्तों। पूर्णिया जो जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों बिहार में। देखिए कोसी मेला, कोसी मेला जो कहाँ लगता है? कटिहार में। कहाँ लगता है? कटिहार में। कल्याणी मेला लगता है कटिहार में। पुस्तक मेला कहाँ लगता है दोस्तों बिहार में? तो पटना में लगता है। झारखंड का महोत्सव कहाँ लगता है? तो सासाराम में। हरदी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर में लगता है। कहाँ? मुजफ्फरपुर में लगता है। हरदी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? हरदी मेला तो मुजफ्फरपुर में। हरदी मेला है दोस्तों, नहीं छर्दी मेला है। छर्दी मेला जो मुजफ्फरपुर में लगता है। पाप हरनी मेला कहाँ लगता है? पाप हरनी मेला जो बिहार में कहाँ लगता है? भागलपुर में। थावे महोत्सव, ये जो क्वेश्चन हो पूछे गया था दोस्तों ये बिहार के एग्जाम में कि थावे महोत्सव जो है बिहार के किस जिले में लगते हैं? तो गोपालगंज में। दोस्तों लालू यादव का जन्मस्थली जो क्षेत्र है दोस्तों गोपालगंज ही। आप लोग याद रखिएगा कि लालू यादव का जन्मस्थली कहाँ है? तो गोपालगंज है। बिहार का प्रमुख चित्रकला है दोस्तों, देख लीजिए बिहार का प्रमुख चित्रकला। देखिए बिहार का प्रमुख चित्रकला है, देख लीजिए कह रहा कि पटना कलम, पटना कलम है दोस्तों। नहीं आगे और भी क्वेश्चन ऊपर में देख लीजिए। उपनाम, देखिए उपनाम है जो कुछ बिहार का है जो देख लीजिए। बाबू, बाबू के नाम से बिहार में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो कुंवर सिंह को। किसे जाना जाता है? कुंवर सिंह को। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है बिहार में? देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है किसी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है दोस्तों। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। लोकनायक रूप में किसी जाना दोस्तों? लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। किसी? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। आज जननायक पूछा जाएगा कि जननायक के रूप में बिहार में जो किसी जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों जननायक के रूप में जाना जाता है। अगर पूछा जाएगा कि बिहार विभूति किसका उपनाम है? बिहार विभूति किसका उपनाम है? तो अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिंह। और नागार्जुन के नाम से किसी जाना जाता है दोस्तों? नागार्जुन के नाम से तो वैद्यनाथ मिश्र को। क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ मिश्र को। बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जगजीवन राम को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगजीवन राम को। राष्ट्रकवि, बिहार में राष्ट्रकवि, राष्ट्रकवि किसी कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर है। मैथिली कवि कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार में मैथिली कवि कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो विद्यापीठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यापीठ हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? विद्यापीठ हो जाएगा। अब बिहार में स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? बिहार कोकिला नहीं, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो शारदा सिन्हा को जाना जाता है। कौन? शारदा सिन्हा को जाना जाता है। तो लोकगीत की गायिका है दोस्तों ये। बिहार केसरी के नाम में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के प्रमुख चित्रकला से क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा है कि पटना कलम, पटना कलम जो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था पटना कलम। इसका सम्मिश्रण है दोस्तों, मुगल शैली प्लस ब्रिटिश शैली प्लस स्थानीय कला शैली का मिश्रण है, सम्मिश्रण है पटना कलम। कह रहा है विशेषता इसका क्या है दोस्तों पटना कलम का? कह रहा है लघु चित्रों का बनाना है, लघु चित्रों का बनाना, सामान्य जीवन का चित्र दिखाना, सामान्य जीवन का चित्र दिखाना। इसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों? तो देखिए पटना कलम का प्रसिद्ध चित्रकार में नाम आ जाएगा ईश्वरी प्रसाद वर्मा का। किसका हो जाएगा? ईश्वरी प्रसाद वर्मा का। शिव दयाल का आ जाएगा, सेवक राम का आ जाएगा, महादेव लाल का, शिव लाल का आ जाएगा और हुलास लाल का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? हुलास लाल का। देखिए मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। कर मधुबनी चित्रकला के बारे में हम लोग देखते हैं। कर मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा या खासकर बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो मिथिला क्षेत्र में जो है महिलाओं के द्वारा या खासकर बनाया जाता है। इसकी प्रमुख रूप होता है दोस्तों भित्ति चित्र। क्या होता है? भित्ति चित्र और अरिपन होता है। क्या होता है? भित्ति चित्र और अरिपन होता है दोस्तों। बिहार में जो है मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग भी मिल गया है दोस्तों। क्या मिला है? जीआई टैग भी मिल गया है।
प्रसिद्ध चित्रकार देख लीजिए इसको दोस्तों, महासुंदरी देवी। कौन थी? महासुंदरी देवी, दुलारी देवी, सीता देवी। जो इसे दोस्तों सीता देवी को पद्मश्री से 1989 में जो दोस्तों सम्मानित किया गया था। जगदम्बा देवी जो है, ये भी जो है मधुबनी पेंटिंग से प्रसिद्ध है दोस्तों, पद्मश्री 1975 में दिया गया था। बउआ देवी, बउआ देवी जो इसे पद्मश्री जो 2017 में दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, करा मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला, मंजूषा चित्रकला जो यह जो है कला भागलपुर का है। भागलपुर एवं उसके आसपास के अंग प्रदेश में प्रचलित है दोस्तों। मंजूषा कला जो है कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह भागलपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन सी कला? तो मंजूषा कला। यह कला जो है बिहुला, यह कला जो है बिहुला विषधरी की लोक कथा पर आधारित है दोस्तों। किस पर है? बिहुला यानी विषधरी की लोक कथा पर आधारित है। करा थंका चित्रकला। थंका चित्रकला के बारे में हम लोग जानते हैं। करा गौतम बुद्ध के जीवन उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। गौतम बुद्ध के जीवन उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। थंका चित्रकला का अर्थ होता है जिसमें जिसे लेपटा जा सके, जिसे लपेटा जा सके, उसका अर्थ होता है। थंका का अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। यह भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली है। क्या है? भारतीय तिब्बती संस्कृतियों की सम्मिश्रण शैली है। जादू पटिया चित्रकला देखिए, जादू पटिया चित्रकला। करा संथाल जनजातियों, झारखंड में दोस्तों अधिक मात्रा में जो है संथाल जनजाति पाए जाते हैं। इस संथाल जनजातियों क्षेत्र का रीति रिवाजों की धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है। जादू पटिया चित्रकला हो जाएगा। यह कपड़ों या कागज पर चित्रकारी की जाती है। पूछा जाएगा दोस्तों क्वेश्चन कि बिहार में कौन सी चित्रकला जो है कपड़ों या कागज पर की जाती है? तो जादू पटिया चित्रकला। क्या हो जाएगा? जादू पटिया चित्रकला हो जाएगा। सांझी कला देख लीजिए, सांझी कला। सांझी कला जो है इसे रंगोली कहते हैं दोस्तों। अल्पना या अरिपन, अल्पना या अरिपन के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र दोस्तों पटना की मिथिला क्षेत्र में, यूपी की मथुरा और वृंदावन में भी ये जो कला है प्रसिद्ध है, सांझी कला। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व देख लीजिए, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व जो संबंधित है दोस्तों बिहार में, देखिए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो है बिहार से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। पूरी जानकारी दोस्तों हिस्ट्री क्लास जो हम इसका जो क्लास लेकर के आएंगे गौतम बुद्ध का, उसमें जो है महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा विस्तार से हम बताएंगे। देखिए इसमें महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, जो 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थकर। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का शासक और घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश पर बैठा था दोस्तों। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को देखिए कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है गुप्त वंश तथा अर्थशास्त्र के लेखक है दोस्तों। अशोक महान की देखिए मौर्य वंश का सबसे महान शासक, मौर्य वंश का सबसे महान शासक था कौन? तो अशोक महान था। कौन था? अशोक महान। बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया था दोस्तों अंतिम बार में। अगला देखिए आर्यभट्ट, कारुवाकी से प्रेरित होकर के दोस्तों ये जो है बौद्ध धर्म को सम्मान कर लिया था। इससे सबसे ज्यादा प्रेरित हुआ था दोस्तों अपनी दूसरी पत्नी कारुवाकी से। आर्यभट्ट कौन था दोस्तों? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं हम लोग। आर्यभट्ट जो था गुप्त काल का प्रसिद्ध एक गणितज्ञ था दोस्तों, जिन्होंने पाई का मान दिया और जीरो का सिद्धांत दिया था दोस्तों ने शून्य का। तो ये खगोल शास्त्री भी थे। आर्यभट्ट जो थे एक खगोल शास्त्री भी थे। आगे वल्लभी कौन थे? या विधि मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। कौन थे? जनक समकालीन। पाणिनि के बारे में समझते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। इसकी लेखक है दोस्तों अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखा? तो पाणिनि ने लिखा। जीवक के बारे में समझते हैं। जीवक संस्कृत व्याकरण का जनक। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है? तो पाणिनि है। क्वेश्चन नहीं, हम अभी जीवक बताने वाले हैं। देखिए जीवक, जीवक जो है बिंबिसार के चिकित्सक था। बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। महात्मा बुद्ध की उपचार किया था दोस्त। इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध का भी उपचारानी इलाज किया था। अश्वघोष, अश्वघोष के बारे में जानिए। कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। बाणभट्ट के बारे में समझिए। हर्षवर्धन के दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कौन? बाणभट्ट थे। हर्षचरित एक कादंबरी की रचना किसने किया था? तो बाणभट्ट ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित्र एक कादंबरी की रचना किसने किया? तो बाणभट्ट ने किया है। अगला है, अगला क्वेश्चन है देखिए करा दीपांकर श्री ज्ञान। दीपांकर श्री ज्ञान के बारे में समझिए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध आचार्य थे कौन? दीपांकर श्री ज्ञान। मंडन मिश्र के बारे में समझिए। करा मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध विद्वान तथा दार्शनिक रहे थे। कौन रहते? मंडन मिश्र। कौन रहते? मंडन मिश्र। मखदूम आहिया मनेरी, मखदूम आहिया मनेरी कौन थे? तो 14वीं सदी की बिहार के फिरदौसी संप्रदाय की सूफी संत रहे थे। कौन? मखदूम मैया मनेरी रहे थे। शेर शाह के बारे में समझिए। हुमायूं को पराजित कर,
हुमायूं को पराजित कर सूर्यवंश की स्थापना किया था दोस्तों बिहार में किसने? तो शेर शाह ने किया था। शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। कहाँ? सासाराम में। विद्यापति के बारे में समझते हैं। विद्यापति दरभंगा की प्रसिद्ध श्रृंगार रस कवि के लेखक थे दोस्तों। कौन? विद्यापति। मैथिली भाषा के जनक भी कहा जाता है दोस्तों, विद्यापति को कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में जमकते हैं। इसकी जो रचना विद्यापति का देशी कृति लता, कृति पताका और पदावली है। कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कृति लता, कृति पताका और पदावली हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? कृति लता, कृति पताका और पदावली हो जाएगा। पदावली हो जाएगा। करें गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की देख लीजिए दोस्तों, सिख धर्म के हैं ये। करें गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म की 10वें तथा अंतिम गुरु हुए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो दोस्तों 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पीर अली के बारे में हम लोग जानते हैं। पीर अली 1857 की क्रांति से संबंधित थे। पटना बिहार से। कौन? पीर अली हो जाएगा। अब बिहार से और थे कौन थे दोस्तों? तो वीर कुंवर सिंह थे, आरत छपरा से थे। कौन? आरत छपरा से। उनके भाई अमर सिंह भी जो तो 1857 से संबंधित थे, जो उनका कमांड संभाले थे वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद। पीर अली थे जो पटना में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे दोस्तों? पुस्तक विक्रेता। कुंवर सिंह के बारे में समझिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा की जमींदार, जगदीशपुर आरा की जमींदार 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जानिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार का निर्माता। पृथक बिहार का निर्माता पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम या स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर पूछा जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हो जाएगा। और अस्थायी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अब पृथक बिहार के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है किसे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक के बारे में समझिए। 1820 ईस्वी में मौलाना मजहरुल हक 1820 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। क्वेश्चन आता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना जो 1820 ईस्वी में किसने किया था? तो मौलाना मजहरुल हक ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बहुत ही भारत के दोस्तों राष्ट्रपति रह चुके थे, बहुत ही महान क्रांतिकारी भी रह चुके हैं दोस्तों। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इनका जन्म जो दोस्तों 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सीवान जिला में। कहाँ हुआ था? सीवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। बहुत ही पढ़े लिखे थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हसन इनाम के बारे में जानिए। हसन इनाम बिहार में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो हसन इनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हसन इनाम हो जाएगा। भिखारी ठाकुर दोस्तों विदेशिया नाट्य की जनक है। विदेशिया नृत्य का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। देखिए भिखारी ठाकुर। करा भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। विदेशिया इनका सबसे प्रसिद्ध कृति थी दोस्तों। विदेशिया जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। विदेशिया एक मूवी बनाया गया दोस्तों बिहार में, जो बहुत प्रचलित रहा था। सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति रह चुके हैं। कौन? सर सुल्तान अहमद जो है मुस्लिम थे, जो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति भी रह चुके हैं। आगे देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा देखिए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। राजकुमार शुक्ल के बारे में आप लोग जानते होंगे, चंपारण सत्याग्रह में पढ़ने के लिए मिलता है दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह में करा राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी की चंपारण आने का निमंत्रण जो है किसने दिया था दोस्तों? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। लखनऊ समझौता 1916 में, जिसकी अध्यक्षता जो है मजूमदार ने कर रहा था दोस्तों। वहीं पे जो है महात्मा गांधी को निमंत्रण दिए थे दोस्तों। कौन? राजकुमार शुक्ल ने दिए थे एक पत्र के माध्यम से। मोहम्मद यूनुस के बारे में समझिए। मोहम्मद यूनुस के बारे में 1937 में आजादी के पहले चुनाव में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता दोस्तों 1937 के समय में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे दोस्तों? तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। इनका जन्म जो है दोस्तों 1887 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1887 ईस्वी में नवादा जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? नवादा जिला में।
रामधारी सिंह दिनकर के बारे में समझिए। रामधारी सिंह दिनकर उपाधि दिया गया था दोस्तों विद्रोही कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया था। विद्रोही कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दिया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर को। जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर को 1908 ईस्वी में हुआ था। सिमरिया घाट कहाँ हुआ था दोस्तों? सिमरिया घाट जो दोस्तों बेगूसराय में, कहाँ है? बेगूसराय में सिमरिया घाट जो गंगा घाट के किनारे। अब फणीश्वर नाथ रेणु जो है उन जन्म हुआ था 1921 में अररिया जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में अररिया जिला में हुआ था। प्रमुख रचना था दोस्तों मैला आंचल। मैला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। मैला आंचल की रचयिता कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में जानिए। उपाधि दिया गया था बिहार विभूति। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में औरंगाबाद में। दोस्तों सबसे कम वर्षा जो है बिहार में कहाँ होता है? औरंगाबाद में। सबसे अधिक कहाँ होता है? किशनगंज में। हम आप लोग को बता भी चुके हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म देख लीजिए। जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन जो पूछा गया था बिहार पुलिस एग्जाम में कि जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। अगला देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जानिए। हुंकार पत्रिका की रचना किसने किया था? हुंकार पत्रिका की रचना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। हुंकार पत्रिका की रचना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और क्वेश्चन दोस्तों दो तरह से बनता है दोस्तों बिहार किसान। तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा अगर पूछा जाएगा स्थापना तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अगर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना पूछा जाएगा तो 1929 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानिए। कर्पूरी ठाकुर जन्म हुआ था दोस्तों कर्पूरी ठाकुर का 1924 ईस्वी में हुआ था समस्तीपुर जिला में। कहाँ हुआ था? समस्तीपुर जिला में। जननायक के रूप में जाना जाता था। किसे? कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में जाना जाता था। गरीबों की मसीहा के रूप में भी जाना जाता था। गरीबों की मसीहा के रूप में। गरीबों पर दोस्तों बहुत योगदान रहता था। बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को गरीब के उत्थान के लिए बहुत ही कार्य किए थे। राहुल सांकेतियान क्या था दोस्तों? राहुल सांकेतियान मूल नाम था दोस्तों केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे जन्म हुआ था 1893 में यूपी में हुआ था। कहाँ? यूपी में। आगे देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जन्म हुआ था 1899 में। कहाँ हुआ था? 1899 में मुजफ्फरपुर की बेनीपुर गांव में हुआ था, इसलिए इनका नाम रख दिया गया राम वृक्ष बेनीपुरी। भुवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। कौन सा? भुवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। नागार्जुन के बारे में समझिए। मूल नाम था बैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था? बैद्यनाथ मिश्र। जन्म हुआ था 1911 की मधुबनी में। बिस्मिल्लाह खां बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, डुमराव से है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। जन्म हुआ था 1916 में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है 1916 में हुआ था दोस्तों बक्सर की डुमराव गांव में हुआ था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि गंगा नदी जो है बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं। तो बिहार के बक्सर की चौसा नामक जगह से, बिहार में बक्सर की चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है दोस्तों। कहाँ से? कटिहार से निकल जाती है गंगा नदी। प्रसिद्ध शहनाई वादक है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो बिस्मिल्लाह खान को 2001 ईस्वी में। कब? 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहारी जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ। सारे बिहारी को देख लीजिए जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विधान चंद्र राय। भारत रत्न 1962 में मिला था। जन्म हुआ था बांकीपुर पटना में। डॉक्टर दिवस इसी दिवस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर जो है डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न से सम्मानित 1962। जन्म जीरादेई सीवान में हुआ था। जयप्रकाश नारायण भारत रत्न मिला था 1999 में। जन्म हुआ था सितार दियारा छपरा सारण जिला में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न मिला था 2001 में मिला था। जन्म हुआ था डुमरांव बक्सर में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न मिला था 2024 में। जन्म कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर ग्राम में। उपनाम था दोस्तों जननायक 1924 ईस्वी में मिला था भारत रत्न। देखिए बिहार की जनगणना दोस्तों, बिहार की जनगणना से क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है। आप लोग को पता होगा कि जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। भारत की पहली जनगणना दोस्तों देख लीजिए जनगणना। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था।
लॉर्ड मेयो की शासनकाल में जो है भारत की पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो की शासनकाल में हुआ था 1872 ईस्वी में। भारत में नियमित जनगणना पूछा जाएगा कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। कब? लॉर्ड रिपन के समय में भारत में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना जो हुआ था वो देश की 15वीं जनगणना था दोस्तों, और देश की 15वीं, आज़ादी की बात 7वीं हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, करा आयुक्त था दोस्तों उस समय 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना में, तो सी चंद्रमौली थे। कौन था? सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या था, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना था। अब बिहार की कुल जनसंख्या दोस्तों 10,40,99,452 रहा था। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% मात्र रहा था। नोट देखिए, जनसंख्या में राज्य का क्रम देख लीजिए। जनसंख्या में राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल का रहा था। बिहार एवं भारत की जनगणना देख लीजिए। बिहार एवं भारत की जनगणना 2011 के डाटा के अनुसार सूचक देखिए बिहार और भारत का देख लीजिए। करा कुल जनसंख्या देख लीजिए। कुल जनसंख्या रहा था दोस्तों 10, बिहार कुल जनसंख्या रहा था 10.41 करोड़ रहा था, भारत का 121 करोड़ रहा था। पुरुषों की जनसंख्या जो 52.14%, 51.54%। महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत 47.86%, 48.46%। ग्रामीण जनसंख्या देखिए 9.23 करोड़ रहा था, 83.37% रहा था। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत देख लीजिए। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में 88.7%, 68.8% रहा था। 2001 से 2011 की राजकीय जनसंख्या वृद्धि लिंगानुपात देख लीजिए दोस्तों, तो 25.42% और 17.7% रहा था। लिंगानुपात देख लीजिए 918 रहा था। बिहार का लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना रहा था? तो 918। और पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत का कितना रहा था, तो कितना रहा था, तो बता सकते हैं आप लोग, तो 943 रहा था। कितना रहा था? नहीं, 919 रहा था। लिंगानुपात कितना रहा था? 919 रहा था। 943 दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर में रहा था। आगे देखिए, करा कि 943 रहा, क्या रहा था? 943। आगे देखिए, बाल शिशु लिंगानुपात कितना रह गया था? तो 935। बाल शिशु लिंगानुपात जो अगर पूछा जाएगा बिहार का, तो 935 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 935 हो जाएगा। और पूरा भारत का रहा था 919 रहा था बाल शिशु लिंगानुपात। घनत्व देख लीजिए, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर बिहार का है, और 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा पूरे भारत का। साक्षरता देख लीजिए, पूरा बिहार का 61.8% रहा था, और भारत का रहेगा था 74.04%। पुरुष साक्षरता दर देख लीजिए, बिहार का 71.2% और पूरे भारत का 82.14% रहा था। महिला साक्षरता दर देख लीजिए, महिला साक्षरता दर देख लीजिए 51.5% और पूरे भारत का रहा था 65.4% रहा था। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार तथ्य दोस्तों कुछ देख लीजिए। बिहार की जनगणना 2011 की कुछ तथ्य देख लीजिए आप लोग। करा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन रहा था बिहार में? तो पश्चिमी चंपारण रहा था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण, दूसरा गया होगा, तीसरा पूर्वी चंपारण हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है शिवहर है, दूसरा स्थान अरवल का, तीसरा शेखपुरा का हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा पटना, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा शेखपुरा, दूसरा शिवहर, तीसरा अरवल हो जाएगा। सबसे नया जिला दोस्तों अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला हो जाएगा दोस्तों मधेपुरा हो जाएगा, बिहार में 31.1% रहा था। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला कौन हो जाएगा दोस्तों? मधेपुरा बिहार, दूसरा किशनगंज हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला कौन हो जाएगा दोस्तों? तो अरवल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरवल हो जाएगा 18.89%, दूसरा गोपालगंज हो जाएगा दोस्तों। और देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछा जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार में कौन सा है? तो गोपालगंज जिला हो जाएगा 1021 से। कितना रहा था? 1021, दूसरा सीवान, तीसरा सारण हो जाएगा। नोट में देख लीजिए, अगर राज्य में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो किसका है, तो केरल राज्य का 1084 है, तथा केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा तो पुदुचेरी हो जाएगा 1037 हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाएगा दोस्तों तो मुंगेर हो जाएगा 876, दूसरा भागलपुर हो जाएगा। नोट में देख लिए, राज्य में हरियाणा, अगर राज्य में पूछा जाएगा भारत में सर्वाधिक कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा का हो जाएगा 879, तथा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाएगा तो दमन दीव हो जाएगा 618 हो जाएगा।
सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात अगर पूछा जाएगा दोस्तों जिला बिहार में तो किशनगंज हो जाएगा 971 हो जाएगा, दूसरा कटिहार हो जाएगा। कौन? दूसरा कटिहार। आगे देखिए न्यूनतम बाल लिंग अनुपात वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा वैशाली जिला 904, दूसरा पटना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों शिवहर हो जाएगा 1880 हो जाएगा, दूसरा पटना हो जाएगा। राज्य नोट में देख लीजिए, राज्य में अगर बिहार में पूछा जाएगा दोस्तों तो 1106 हो जाएगा बिहार। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा 11,300 हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो कैमूर हो जाएगा। कौन? कैमूर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा जमुई हो जाएगा। नोट हो जाएगा दोस्तों राज्य में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 17 व्यक्ति और केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो पटना हो जाएगा, दूसरा मुंगेर, तीसरा भागलपुर हो जाएगा। न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला पूछा जाएगा तो समस्तीपुर, दूसरा मधुबनी, तीसरा कैमूर और चौथा बांका हो जाएगा। आगे देखिए नोट में, राज्य में सर्वाधिक शहरीकरण पूछा जाएगा तो तमिलनाडु, न्यूनतम पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में। अगर पूरी भारत में पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा कि सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। दूसरा हो जाएगा दोस्तों सबसे कम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा तो रोहतास हो जाएगा दोस्तों। कौन? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है तो रोहतास से 73.4% हो जाएगा, दूसरा पटना, तीसरा भोजपुर हो जाएगा। नोट में देखें, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है तो केरल 94% और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप 91.80% हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो पूर्णिया हो जाएगा दोस्तों 51.1%, सीतामढ़ी दूसरा स्थान पर। और राज्य में पूछा जाएगा न्यूनतम तो हो जाएगा बिहार, और तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दादरा और नागर हवेली हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो जगह रोहतास हो जाएगा दोस्तों 82.9% के साथ में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार में तो पूर्णिया हो जाएगा 51.1%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला बिहार में कौन सा है तो रोहतास हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बिहार में कौन सा है तो सहरसा हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार में दोस्तों तो रोहतास हो जाएगा। कौन? रोहतास हो जाएगा। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला बिहार में कौन सा है तो पूर्णिया। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों तो बिहार हो जाएगा। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला बिहार में कौन सा है तो शिवहर हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC% वाला जिला कौन सा है तो गया हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति SC% वाला जिला कौन सा है तो किशनगंज हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST% वाला जिला कौन सा है तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। आगे देखिए, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी ST% वाला जिला कौन सा है तो खगड़िया है। आगे देखिए क्वेश्चन है नोट में कि राज्य में अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है एसी जो है किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। एसी कहाँ? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एसी जो है कहाँ पर जो है किस राज्य में भारत में जो बिल्कुल ही नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जो एसी की जनसंख्या एक भी नहीं है। सर्वाधिक एसटी वाला राज्य पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन? मध्य प्रदेश। एसटी अगर पूछा जाएगा कि बिल्कुल किस राज्य में नहीं तो पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, पुदुचेरी में जो है नहीं है। देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना कब हुआ था? देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुआ था दोस्तों। भारत में, बिहार में पहली बार पूरी भारत में अगर पूछा जाएगा, पूरे भारत में देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुआ दोस्तों। अगर पूछा जाएगा कि जातिगत जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों तो बिहार है। कौन है? बिहार है। दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना है। बिहार देश का पहला जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य बन गया दोस्तों। बिहार जो है देश का पहला जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य बन गया है। दूसरा राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश। और तीसरा राज्य कौन बन गया दोस्तों तो तेलंगाना बन गया। कौन? तेलंगाना। बिहार का भूगोल देख लीजिए, बिहार का भूगोल। कर बिहार का भूगोल देखिए, कर प्रमुख तथ्य दोस्तों, बिहार के प्रमुख जलप्रपात देख लीजिए। बिहार का प्रमुख जलप्रपात देखिए, कह रहा है कि बिहार का प्रमुख जलप्रपात कर ककोला जलप्रपात। आप लोग जानते होंगे ककोला जलप्रपात जो है नवादा जिले में। कहाँ है? नवादा जिले में है, जिसकी ऊंचाई जो है 107 फीट है। मीटर में पूछेगा 47 मीटर हो जाएगा। दुर्गावती जलप्रपात जो दोस्तों सबसे ऊंचाई जो बिहार में 260 फीट है, जो रोहतास जो है दुर्गावती नदी पर है। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है दोस्तों तो सासाराम रोहतास में। कहाँ? सासाराम रोहतास में। मांझर कुंड जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? मांझर कुंड जलप्रपात जो बिहार में कहाँ है तो सासाराम रोहतास में है। कहाँ है? सासाराम रोहतास में। तुतला भवानी जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात बहुत ही एग्जाम में पूछे गए, सासाराम रोहतास में है। करकट जलप्रपात कहाँ है तो कैमूर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कैमूर में। तेलहर जलप्रपात कहाँ है दोस्तों तो कैमूर में। कहाँ? कैमूर में। जियार कुंड जलप्रपात कहाँ है तो भोजपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भोजपुर हो जाएगा।
कर्मनासा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? कर्मनासा जलप्रपात जो है बक्सर में है। हनुमान धार जलप्रपात जो कहाँ है? तो सिकरिया में। इसे बिहार का कादिल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बिहार का कादिल किसे कहा जाता है कि जलप्रपात को? तो हनुमान धार जलप्रपात को कहा जाता है जो सिकरिया में है। सुखलहरी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? सुखलहरी जलप्रपात कहाँ? जो यूपी तथा बिहार की सीमा पर है सुखलहरी जलप्रपात। तमासीन जलप्रपात कहाँ दोस्तों? झारखंड और बिहार की सीमा पर कौन सा है? तमासीन जलप्रपात है। आगे देखिए हम कहता है राजगीर में देख लीजिए दोस्तों, बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड। बिहार के प्रमुख जल कुंड देख लीजिए, कुंड है दोस्तों राजगीर में देख लीजिए। राजगीर में ब्रह्म कुंड है दोस्तों, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है राजगीर में, जिसे बोलते हैं हम लोग ब्रह्म कुंड। सप्तधारा जो दोस्तों मखदूम कुंड जो है, और गोमुख कुंड है जो दोस्तों सूर्य कुंड है, और देखिए नानक कुंड है। ये सारे कहाँ है दोस्तों? एक सारे कहाँ है? तो राजगीर में है। कौन कौन से कुंड है दोस्तों देख लीजिए। कह रहा है ब्रह्म कुंड, सप्तधारा कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। ये सारे कुंड जो है कहाँ है? ये सारे कुंड जो है दोस्तों कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ है? सारे कुंड राजगीर में है। आगे देखिए क्वेश्चन है मुंगेर में देख लीजिए। मुंगेर में कुंड है दोस्तों देख लीजिए। कहाँ? मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में देख लीजिए सारे कुंड का नाम एक बार। कह रहा है कि मुंगेर में लक्ष्मण कुंड कहाँ है दोस्तों? सबसे गर्म है मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड सबसे गर्म है मुंगेर में। सामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड जो मुंगेर में। जन्म कुंड जो कहाँ? मुंगेर में। जन्म कुंड कहाँ है? मुंगेर में। श्रृंगार ऋषि कुंड कहाँ है दोस्तों? तो ये भी मुंगेर में। पंचतंत्र कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में। सीता कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में। ऋषि कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में। भूम कुंड पूछा जाएगा तो कहाँ है दोस्तों? तो मुंगेर में है। अब मरारी कुंड पूछा जाएगा, नहीं मरारी नहीं दोस्तों, भरारी कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में। अंतिम जो है दोस्तों अग्नि कुंड जो है कहाँ है? तो गया में। अग्नि कुंड कहाँ है दोस्तों? गया में। याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है बिहार की प्रमुख झील के बारे में देखिए। बिहार की प्रमुख झील, कह रहा है बिहार की प्रमुख झील देखिए। कांवर झील जो कहाँ है दोस्तों? कांवर झील जो है बेगूसराय में। कहाँ है कांवर झील? बेगूसराय में। बिहार का पहला रामसर साइट है। बिहार का पहला रामसर साइट कौन है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? कांवर झील बेगूसराय। तथा देश का 39वां रामसर साइट है जो कांवर झील है। गोगा झील यानी घोघा झील कहाँ है दोस्तों? कटिहार में। क्वेश्चन जो पूछे जाता है दोस्तों एग्जाम में। अगला देखिए कुशेश्वर झील कहाँ है? कुशेश्वर झील कहाँ है? तो दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो राजगीर नालंदा जिला में। अनुपम झील कहाँ है दोस्तों? तो कैपुर में। कहाँ? कैमूर में। सिमरी झील कहाँ है दोस्तों? सहरसा में। कहाँ? सहरसा में। जगतपुर झील कहाँ है? तो भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। मोती झील कहाँ है? तो मोतीहारी में। कहाँ? मोतीहारी में। सौरिया मंझिल कहाँ है? तो बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। पिपरा मंझिल कहाँ है? तो मोतीहारी पूर्वी चंपारण में है। नागी नकटी झील बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछ जाता है। नागी नकटी गढ़ी डैम। नागी नकटी और गढ़ी डैम, नागी अलग है दोस्तों, नकटी अलग है, याद रखिए आराम से सेट में से डाला गया। नागी नकटी और गढ़ी डैम, नागी नकटी और गढ़ी डैम जो है कहाँ है? तो जमुई में दोस्तों। कहाँ है? सोने की सबसे अधिक भंडार जो दोस्तों कहाँ है? तो जमुई जिला में। कहाँ है? जमुई जिला में। बिहार की वन्यजीव अभ्यारण्य देख लीजिए। बिहार की वन्यजीव अभ्यारण्य कह रहा है कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है तथा एक टाइगर रिजर्व है दोस्तों। क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अभ्यारण्य देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो मुंगेर में। कहाँ? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नहीं दोस्तों, मुंगेर नहीं हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे घने वन पाए जाते हैं दोस्तों पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे अधिक घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ है? तो मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। गौतम बुद्ध पक्षी विहार, गौतम बुद्ध पक्षी विहार जो है किस जिला में है? तो गया जिला में हम। कहाँ है? गया जिला में। आगे देखिए कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बेगूसराय में दोस्तों। बिहार का पहला रामसर स्थल साइट का दर्जा दिया गया था। देश का 39वां है दोस्तों। अब बिहार में जो है दोस्तों कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? तो 2020 में। कब किया गया था? 2020 में। याद रखिएगा आप लोग अच्छा से। अच्छा देखिए क्वेश्चन है आगे। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य देखिए रोहतास कैमूर में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। नागी बांध पक्षी विहार, नागी बांध पक्षी विहार जो कहाँ है? तो जमुई में। सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, 1.92 किलोमीटर, 1.92 किलोमीटर में है दोस्तों। नागी पक्षी विहार है। नकटी डैम वन्यजीव, नागटी डैम वन्यजीव जो कहाँ है? जमुई में। 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। राजगीर वन्यजीव कहाँ है दोस्तों? तो नालंदा जिला में। कहाँ है? नालंदा में। उदयपुर वन्यजीव कहाँ है दोस्तों? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में।
क्वेश्चन जो पूछा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो नवादा जिला में। कहाँ? नवादा जिला में रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दरभंगा में। यहाँ साइबेरियन पक्षियों का आश्रम स्थल है दोस्तों। पूछा जाएगा कि साइबेरियन पक्षियों का आश्रम स्थल कहाँ है बिहार में? तो कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में। बड़ेला बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो वैशाली। दूसरा सबसे छोटा हो जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो 1.98 किलोमीटर में फैला हुआ है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? तो भागलपुर में है। भारत की पहली डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। डॉल्फिन दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन को जो है भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 ईस्वी में। कब किया गया था? 2009 ईस्वी में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। नोट में देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन डॉल्फिन से रिलेटेड आप लोग को देखने को मिलेगा। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? तो पटना में खोला गया था। कहाँ? पटना में। डॉल्फिन प्रोजेक्ट आया था 2009 में दोस्तों। दिवस पूछा जाएगा तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, हम बता चुके हैं दोस्तों। भारत का पहला पक्षी कलरव महोत्सव जो कहाँ लगता है? भारत का पहला पक्षी कलरव महोत्सव कहाँ लगता है दोस्तों? तो जमुई में, नागी नकटी में लगता है। कहाँ? नागी नकटी में। भारत का दूसरा पक्षी कलरव महोत्सव जो कहाँ हुआ? तो भागलपुर में हुआ। कहाँ? भागलपुर में। संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान जो बिहार में कहाँ है? तो यह जो है पटना में दोस्तों। कहाँ? पटना में। यह उद्यान गंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा साइट है दोस्तों, सबसे बड़ा केंद्र है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघ जो है 54 है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट देख लीजिए 2021 बिहार का। बिहार एवं भारत का दोनों का देख लीजिए। कर वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण, मुख्यालय है देहरादून में। जारी प्रतीक होता है दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट जो है 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कब? 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कर 2021 में डाटा के अनुसार बिहार का वनावरण देख लीजिए 80.79 किलोमीटर स्क्वायर है। नोट में भारत का कुल वनावरण क्षेत्रफल दोस्तों देखिए 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 33% पर वन होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% क्षेत्रफल पर वन का होना जो है बहुत ही जरूरी है। लेकिन बिहार में वन का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र जो है दोस्तों 7.84% पर है। भारत में वन जो 21.71% वनावरण है, लेकिन वृक्षावरण प्लस वनावरण मिलाकर के 24.62% है। बिहार में 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में वृद्धि देखा गया दोस्तों। बिहार में 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में वृद्धि हुआ 75 किलोमीटर स्क्वायर मानी 1.03% में। नोट में देख लीजिए भारत में वृद्धि दर 1540 वर्ग किलोमीटर हुआ दोस्तों 0.22% का लगभग। लेकिन वृक्षारोपण में वृद्धि 721 किलोमीटर हुआ 0.76% में। कह रहा है बिहार में सर्वाधिक वनावरण, बिहार में सर्वाधिक वन जो है दोस्तों कहाँ है? तो कैमूर में है। कहाँ? फर्स्ट कैमूर में, दूसरा पश्चिमी चंपारण में। और घनत्व में पूछा जाएगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा बिहार में सबसे घने जंगल कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। लेकिन पूछा जाएगा बिहार में सर्वाधिक वन जो कहाँ? कैमूर में है। दूसरा है पश्चिमी चंपारण में, तीसरा है रोहतास में। क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा। अब बहुत घने वन में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। नोट में देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बिहार में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा हो जाएगा। कौन? शेखपुरा। दूसरा अरवल, तीसरा जहानाबाद हो जाएगा। नोट में देखिए न्यूनतम वनावरण वाला राज्य कौन सा है दोस्तों भारत में? तो हरियाणा हो जाएगा, दूसरा पंजाब, तीसरा गोवा हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन है प्रतिशत के अनुसार दोस्तों? तो कैमूर, जमुई और नवादा हो जाएगा। कौन? कैमूर, जमुई और नवादा। नोट में देखिए कि सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है दोस्तों प्रतिशत के अनुसार? तो प्रतिशत में हो जाएगा मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन है प्रतिशत के अनुसार? तो शेखपुरा, बक्सर और सीवान हो जाएगा। नोट में देखिए भारत में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा में दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि करने वाला राज्य जो है बांका और जमुई है। कौन है? बांका और जमुई। नोट में देखिए भारत में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, दूसरा है जो तेलंगाना है, तीसरा उड़ीसा है, चौथा गुजरात है और पांचवा जो है तीसरा जो है दोस्तों उड़ीसा है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला कौन हो जाएगा दोस्तों? सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन हो जाएगा? मैंग्रोव वन वाला नहीं, दलदली क्षेत्र वाला हो जाएगा दोस्तों। तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा दोस्तों। सुंदरबन जो है मैंग्रोव वन का उदाहरण है।
बिहार की नदियां देख लीजिए, बिहार की नदियां कह रहा है कि सबसे प्रमुख नदी कौन सी, बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा नदी है। बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा नदी। या बिहार में बक्सर जिला की में प्रवेश करती है दोस्तों, चौसा से। कहाँ से करती हैं, चौसा से प्रवेश करती है बिहार में, बक्सर जिला से। इसकी बिहार में कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, पूछा जाएगा कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। कितनी, 445 किलो। अगर पूछा जाएगा कि भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2525 किलोमीटर। बिहार में सर्वाधिक लंबाई कितनी है दोस्तों, गंगा की, पटना में है। कहाँ, तो 99 किलोमीटर। कहाँ, 99 किलोमीटर है। ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों तो कानपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। बिहार में कुल 12 जिलों से गुजरती है दोस्तों। बिहार में गंगा नदी कुल कितने जिलों से गुजरती है, तो 12 जिलों से। गंगा बिहार से निकलती है दोस्तों, कटिहार जिला से। कहाँ से निकलती है, प्रवेश करती है बक्सर, चौसा से निकलती है। कहाँ से, कटिहार से निकलते हैं दोस्तों। 445 किलोमीटर इसका विस्तार है। बिहार में कुल 12 जिलों से होकर के गुजरती है। गंगा नदी बिहार के दो भागों में बांट देती है। गंगा नदी जो है दोस्तों बिहार के दो भागों में बांट देती है। देखिए, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बाढ़ से परेशान है दोस्तों कौन, उत्तरी बिहार। सूखा सूखा से परेशान रहता है कौन दोस्तों बिहार में, तो दक्षिणी बिहार रहता है। कौन रहता है, दक्षिणी बिहार रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह बक्सर कहाँ 12 से गुजरती है दोस्तों, बिहार में कुल 12 जिला से गुजरती है गंगा नदी। बिहार के कुल 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है दोस्तों। कौन कौन है, एक बार देख लीजिए। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, और देख लीजिए मुंगेर, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर, और देख लीजिए कटिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कोसी नदी है दोस्तों। अगर पूछा जाएगा कि बिहार में कोसी नदी जो कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो कुर्सेला कटिहार से। कुर्सेला कटिहार से बिहार ऐसा एग्जाम में पिछली बार जो है पूछा गया था क्वेश्चन। और देखिए बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोसी नदी है दोस्तों। ये कहाँ से आती है, तो नेपाल हिमालय से। कहाँ से, नेपाल हिमालय से। अब देखिए बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी देख लीजिए, बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी देख लीजिए, बाईं ओर से। यानी बाईं ओर से मिलती है कौन कौन नदी गंगा में, तो घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, बागमती, कमला और कोसी और महानंदा। और दाईं ओर से देख लीजिए गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है दोस्तों, तो कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी में हम लोग कहते हैं, क्यूल नदी दोस्तों, और अजय नदी जो है दाईं ओर से। कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये दाईं ओर से मिलता है। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे घाघरा नदी के बारे में विस्तार से। किसके बारे में, घाघरा नदी की विस्तार के बारे में जानेंगे। घाघरा नदी का विस्तार देखिए, उद्गम जो है दोस्तों घाघरा नदी का कहाँ होता है, तो तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से होता है घाघरा नदी का उद्गम। यह जो है बिहार से यूपी की सीमा में बहते हुए सारण जिला में प्रवेश कर छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि घाघरा नदी जो है गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, तो यह जो है बिहार एवं यूपी की सीमा पर बहते हुए सारण जिला में प्रवेश कर छपरा के पास आकर के गंगा नदी में मिलती है। कौन सी नदी, तो घाघरा नदी हो जाएगा। अन्य नाम जो है दोस्तों इसका सरयू नदी भी है, जो मैदानी भाग में से सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में से दोस्तों कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, तो घाघरा नदी को नेपाल में जो है कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए गंडक नदी के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, गंडक नदी के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। बिहार में प्रवेश करती है गंडक नदी कहाँ से, तो भाईसा लोटन की पहाड़ी से। कहाँ से, भाईसा लोटन की पहाड़ी से, पश्चिमी चंपारण से, जो बिहार की सबसे बड़ी जिला है। यह उत्तर प्रदेश में बिहार के बीच मात्र 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अन्य नाम देखिए दोस्तों, गंडक का मैदानी भाग में जो है नारायणी नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। किसे, तो गंडक नदी को। इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों बूढ़ी गंडक, काली गंडक और त्रिशूली नदियाँ हैं। इसमें जो है दोस्तों गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को दोस्तों, इस क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं, तो शालिग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है। इसी नदी से दोस्तों त्रिवेणी नहर निकलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से निकलता है दोस्तों, तो गंडक नदी से। कहाँ से, गंडक नदी से। आगे देखिए बागमती नदी के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, बागमती नदी के बारे में। यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिलती है। कहाँ से, कमला नदी से मिलकर के कोसी नदी में मिलती है। नेपाल की डुमांडू या पशुपतिनाथ मंदिर इसी की तट पर दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर दोस्तों
ब्रह्म भगवान का एकमात्र ब्रह्म भगवान का पशुपतिनाथ मंदिर जो कहाँ है, ये बागमती नदी पर है दोस्तों। पशुपतिनाथ मंदिर जो है इसी की तट पर स्थित है। किस नदी की? बागमती नदी की तट पर, काठमांडू में दोस्तों। पूछा जाएगा कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो काठमांडू नेपाल में है। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोसी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोसी नदी देख लीजिए आप लोग विस्तार से। उद्गम स्थल देखिए कोसी नदी का नेपाल की गोसाईनाथन चोटी से निकलती। कहाँ से? नेपाल की गोसाईनाथन चोटी से। इसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है। इसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनता है। कोसी नदी जो है 7 धाराओं से मिलने से बनता है, इसलिए इसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है। प्रमुख धारा दोस्तों इसका अरुण है। प्रमुख धारा 7 नदियों में जो प्रमुख धारा है दोस्तों, 5-7 धाराओं में प्रमुख धारा इसका अरुण है। यह नदी बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है। कोसी नदी जो है यह बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यह जो है बिहार में प्रवेश करती है दोस्तों सुपौल नामक स्थान से। बिहार में प्रवेश करती है सुपौल नामक स्थान से। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कोसी नदी बिहार में गंगा नदी में आकर के कहाँ मिल जाती है, तो कुर्सेला कटिहार में। कहाँ मिल जाती है? कुर्सेला कटिहार में आकर के गंगा नदी में जो है विलीन हो जाती है, यानी मिल जाती है और प्रवेश करती है। कहाँ? तो सुपौल में। भारत का सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार सर्वाधिक मार्ग यानी भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन यानी अपने रास्ता परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी नदी हो जाएगा। भारत का सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाला नदी कौन है, यानी बहुत अधिक ढाल लेकर के बहने वाली नदी कौन है, यानी रफ्तार से दोस्तों तो हो जाएगा कोसी नदी हो जाएगा। इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार की आंसू नदी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ आने से उत्तरी बिहार में बहुत ही नुकसान पहुंचता है दोस्तों, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। जनजीवन को बहुत ही हानि पहुंचाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना 1954 ईस्वी में भारत प्लस नेपाल। कोसी नदी की लंबाई जो है 729 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? कोसी नदी की लंबाई जो है 729 किलोमीटर है। कोसी नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था भारत और नेपाल के सहयोग से। आगे देखिए महानंदा नदी के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? महानंदा नदी के बारे में। आगे देखिए महानंदा नदी के बारे में हम लोग जानते हैं विस्तार से। कर उद्गम देखिए महानंदा नदी का उद्गम देख लीजिए, तो पश्चिम बंगाल के कहाँ? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलते। दार्जिलिंग दोस्तों ये चाय के लिए बहुत ही फेमस है। कौन? दार्जिलिंग। कहता है कि उद्गम स्थल देखिए पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और गुजरती है दोस्तों किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से। कहाँ से? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से। दोस्तों ये बिहार की जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल से सीमा बनता है दोस्तों किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। एक गंगा में मिलती है दोस्तों, कहाँ आकर के? तो गंगा में मिल जाती है दोस्तों मालदा में। कहाँ मिलता है? मालदा पश्चिम बंगाल में मिलती है। कहाँ? मालदा पश्चिम बंगाल में आकर के गंगा में मिल जाती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है दोस्तों, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी। आप लोग को पता होगा कि पूर्व में कौन सा है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल है। और उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो महानंदा नदी है। कौन सी हो जाएगी? महानंदा नदी हो जाएगा। कर्मनाशा नदी के बारे में जानिए। किसके बारे में? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी का उद्गम देख लीजिए, विंध्य पहाड़ी से निकलती। कहाँ से? विंध्य पहाड़ी से। यह नदी जो है यह नदी बिहार के उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। ये कहाँ मिल जाती है? चौसा बक्सर में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। जहाँ से जो दोस्तों गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश करती वहीं पर आकर के कर्मनाशा नदी जो है चौसा बक्सर में ही गंगा नदी में मिल जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। यह अपवित्र नदी माना जाता है तो दोस्तों इसी जो है यह पवित्र नदी माना जाता है। भारत में से जो है अपवित्र नदी माना जाता है। किसे? तो कर्मनाशा नदी को। अगला देखिए क्वेश्चन है सोन नदी के बारे में जानिए। किसके बारे में? सोन नदी के बारे में। उद्गम स्थल है दोस्तों मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी यानी मैकाल श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी? सोन नदी। और नर्मदा भी निकलता है दोस्तों, आप लोग को पता भी होगा अमरकंटक से। यह बिहार में रोहतास से होकर प्रवेश करती है। सोन नदी जो बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो रोहतास से प्रवेश करती है। यह पटना दानापुर या पटना दानापुर के पास गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोन नदी जो है गंगा में कहाँ आकर के मिलती है? तो पटना दानापुर के पास, पटना दानापुर के पास। यह बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो सोन नदी परियोजना है दोस्तों। इसका निर्माण जो 1874 ईस्वी में हुआ था। इस पर दोस्तों प्रमुख बांध है दोस्तों, इस पर प्रमुख बांध है डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बांध रोहतास में है, बाण सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। देखिए
डेहरी रोहतास में, कहाँ, डेहरी रोहतास में। आगे देखिए दोस्तों, पुनपुन नदी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पुनपुन नदी के बारे में। उद्गम है दोस्तों झारखंड के पलामू जिला। पुनपुन नदी जो है झारखंड के पलामू जिला की छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है औरंगाबाद में। बिहार में प्रवेश करती है दोस्तों कहाँ? पुनपुन नदी तो औरंगाबाद में। गंगा में मिलती है दोस्तों कहाँ जाकर के? फतुहा पटना में आकर के मिलती हैं। फल्गु नदी के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। फल्गु नदी के बारे में कर, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है हजारीबाग पठार से निकलती है। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? हजारीबाग पठार से। यह जो है निरंजना तथा मोहाना दो नदियों के मिलने से बनता है दोस्तों। फल्गु नदी जो है किन दो नदियों से मिलने से बनती है? तो निरंजना तथा मोहाना दो नदियों के मिलने से बनता है। फिर यह अनंता पुनपुन नदी में मिल जाती है। फिर यह अंता जो है लास्ट में जो है पुनपुन नदी में मिल जाती है। गया फल्गु नदी के तट पर बसा हुआ दोस्तों। फल्गु नदी को हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं। यहाँ विष्णुपद मंदिर है दोस्तों, यहाँ विष्णुपद मंदिर है। यहीं पर गौतम बुद्ध को जो दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, किस पर? तो निरंजना नदी के तट पर। पितृ पक्ष मेला जो दोस्तों कहाँ लगता है? तो गया में लगता है। कहाँ? गया में लगता है दोस्तों, फल्गु नदी के तट पर ही। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया दोस्तों। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है, गया जी डैम। गया जी डैम बनाया गया। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहर देख लीजिए आप लोग ध्यान से। बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहर जो स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। बाढ़, बाढ़ जो है कहाँ है? गंगा नदी की। मोकामा कहाँ है? तो गंगा नदी की। बेगूसराय कहाँ है? तो गंगा नदी के। लखीसराय कहाँ है? तो गंगा नदी के। बढ़िया कहाँ है? तो गंगा नदी के। कहाँ हो जाएगा? गंगा नदी के। मुंगेर कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो गंगा नदी हो जाएगा। भागलपुर कहाँ हो जाएगा? गंगा नदी। बक्सर कहाँ हो जाएगा? गंगा नदी। छपरा कहाँ हो जाएगा? घाघरा नदी हो जाएगा। छपरा कहाँ हो जाएगा? घाघरा नदी हो जाएगा। हाजीपुर कहाँ हो जाएगा? गंडक नदी। सोनपुर हो जाएगा गंडक नदी। मुजफ्फरपुर हो जाएगा बूढ़ी गंडक नदी। खगड़िया हो जाएगा दोस्तों बूढ़ी गंडक नदी। समस्तीपुर हो जाएगा दोस्तों बूढ़ी गंडक नदी। दरभंगा हो जाएगा बागमती नदी। गया हो जाएगा दोस्तों फल्गु नदी या निरंजना नदी। फतुहा जो हो जाएगा दोस्तों पुनपुन तथा गंगा नदी। फतुहा हो जाएगा दोस्तों पुनपुन तथा गंगा नदी हो जाएगा। आगे देखिए बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं देख लीजिए। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं कर, भारत की पहला नदी घाटी परियोजना था दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण 1948 ईस्वी में किया गया था। बिहार का सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना दोस्तों सोन नदी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण 1874 में किया गया था। बहुउद्देशीय परियोजना देख लीजिए। एक साथ बहुत सारा उद्देश्य को पूरा करने वाला, एक साथ बहुत सारा उद्देश्य को पूरा करने वाला परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हम लोग कहते हैं। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना 3 है दोस्तों। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना जो है 3 है। सोन नदी परियोजना है, गंडक नदी परियोजना और कोसी नदी परियोजना है। आगे देखिए सोन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है यह बिहार का सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। डेहरी में बारून के पास सोन नदी की बांध बनाकर 2 नहरें दोनों के किनारे से निकाली गई। पूर्वी सोन नहर दोस्तों औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना में निकाला गया। कहाँ? औरंगाबाद, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, पटना और गया में निकाला गया था दोस्तों। पश्चिमी सोन नहर देखिए रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर आदि में। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र है दोस्तों, याद रखिएगा। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र है। डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। बारून जल विद्युत केंद्र जो 3.3 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखिए। कराया भारत का एवं नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना, भारत नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार एवं उत्तर प्रदेश से नेपाल तीनों को मिलता है। इस परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ था तथा इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। पश्चिमी चंपारण में भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया गया। वाल्मीकि नगर के पास इस बांध से त्रिवेणी नहर जो है दोस्तों निकाला गया है। आगे क्वेश्चन है देखिए कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। यह परियोजना भी भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। यह परियोजना जो 1954 में लागू हुआ था। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से 2 नहर निकाली गई है दोस्तों। दोनों नहर का नाम देख लीजिए आप लोग। करा पश्चिमी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर एवं पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर। आगे देख लीजिए बिहार की मिट्टी के बारे में देख लीजिए।
बिहार की मिट्टी, मिट्टी जो है दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं आयुसीएन के अनुसार। मृदा देख लीजिए दोस्तों, मृदा मिट्टी यानी पृथ्वी का वह ऊपरी परत, पृथ्वी की वह ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधे उगता है, पृथ्वी की वह ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधे उगता है, खिलता है, फलता है, फूलता है, उसे मिट्टी मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी मृदा कहा जाता है। अन्य परिभाषा देखिए दोस्तों मृदा का, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्य और बारीक कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, मृदा के अध्ययन क्या कहलाता है, यानी मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है, यानी मृदा विज्ञान कहा जाता है। मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यानी मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ICAR देखिए ICAR दोस्तों, ICAR के द्वारा जो है मिट्टी के 8 भागों में ही बांटा गया था। फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल हो जाएगा दोस्तों। ICAR की स्थापना जो 1929 ईस्वी में किया गया था, मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। ICAR भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया था। मृदा का निर्माण देखिए, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मृदा का निर्माण जो है चट्टानों की टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। बिहार एक मैदानी राज्य है दोस्तों, बिहार क्या है? एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र जलोढ़ अपोड़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। मैदानी भाग में बिहार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की मिट्टी भिन्न भिन्न होता है दोस्तों। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में जो मिट्टियाँ होती हैं वो भिन्न भिन्न होती है। उत्तरी बिहार की मिट्टी के बारे में देखिए, यह पर्वत पादीय मिट्टी होती है, तराई मिट्टी होती है, पुरानी जड़ों यानी अर्थात बांगर मिट्टी होते हैं, नवीन जड़ों अर्थात खादर मिट्टी होते हैं। नवीन जड़ों मिट्टी को खादर मिट्टी। दक्षिणी बिहार में देखिए टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जड़ों मिट्टी को दोस्तों केरल कवाल मिट्टी भी कहते हैं। लाल पीली यानी बलथर मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। आगे देखिए पर्वतीय मिट्टी दोस्तों, देखिए पर्वतीय मिट्टी जो जिसको पीड माउंट कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतीय मिट्टी को पीड माउंट कहते हैं। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है, पीड माउंट मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण की सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाया जाता है, तो पहाड़ी इलाका में। तराई मिट्टी देखिए, तराई मिट्टी कहता है इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिमी की चंपारण से लेकर पूर्वी किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इस मिट्टी का अधिकांश स्थान दलदली भूमि का विकास हुआ है दोस्तों। किस मिट्टी से? तो तराई मिट्टी से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इस मिट्टी का विकास जो है उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रति वर्ष नहीं पहुंच पाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहां बाढ़ की पानी प्रति वर्ष नहीं पहुंच पाता वहां किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी का। आगे देखिए इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः धासरा गंडक दोआब तथा बूढ़ी गंडकी पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं हम लोग खादर। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। क्या होता है? नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। जहाँ नदी के द्वारा प्रतिवर्ष जो दोस्तों पानी जो है पहुंच जाता है उसे नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में बालू एवं चीका की प्रधानता होती है दोस्तों। नवीन जलोढ़ मिट्टी में बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में देखें, कहता टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र है जो वर्षा ऋतु में जल की प्लावित रहता है। विस्तार दोस्तों बक्सर के भागलपुर गंगा के किनारे किनारे, चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पाया जाता है। कागारी मिट्टी के बारे में जानिए। गंगा नदी की दक्षिणी तट पर, साथ ही सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी को विस्तार है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी केरल या क्यवाल मिट्टी देख लीजिए। इसका विस्तार जो है बक्सर, उत्तरी पटना, नालंदा, मुंगेर और से लेकर के भागलपुर तक है। कहाँ तक है? भागलपुर तक है। आगे देखिए क्वेश्चन है कर रहा है लाल मिट्टी, लाल पीली। देखिए लाल पीली यानी जिसको हम लोग बलथर मिट्टी भी बोलते हैं। यह मिट्टी जो है धारवाड़ कर्म की चट्टानों में पाया जाता है। विस्तार कैमूर से लेकर भागलपुर तक इसका विस्तार है। जिला औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, खड़गपुर में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और बलुई मिट्टी देख लीजिए, लाल और बलुई मिट्टी। करें यह मिट्टी बिंदी कर्म की चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों। यह मिट्टी जो है बिंदी कर्म की चट्टानों में पाया जाता है। इसका विस्तार जो कैमूर और रोहतास में, कहाँ है दोस्तों? कैमूर और रोहतास में है दोस्तों, कैमूर और रोहतास में। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो जो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। 2 पार्ट दोस्तों और हम जल्द ही लेकर के आएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिहार से रिलेटेड और उसमें जो है दोस्तों भारत से रिलेटेड क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस तरह से आज का जो टॉपिक है दोस्तों यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं।